everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics। लास्ट टर्म हम लोगों ने बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करा था और उसमें ओम्स लॉ तक हम लोगों ने किया था। यानी हमने स्टार्ट कहां से किया था, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसके अलावा ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे न्यूमेरिकल्स करे थे एक टर्न में। फिर दूसरे टर्न में हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी के बीच में रिलेशन डिराइव करा था और दूसरा ओम्स लॉ करा था। अब इस क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस से स्टार्ट करेंगे। यानी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, उस पे बेस्ड फार्मूले क्या होते हैं और उस पे न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं, इन टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं और वो टॉपिक है मोबिलिटी। सो राइट डाउन मोबिलिटी। बेसिकली ये मोबिलिटी है क्या, तो कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं या फिर इलेक्ट्रोलाइट में आयंस मूव करते हैं, गैसेस के केस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस मूव करते हैं, तो उनके मोबिलिटी को हम डिफाइन कैसे करते हैं। इट इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट स्पीड। ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी किसी भी फ्री मूविंग चार्ज का मोबिलिटी हम कैसे डिफाइन करते हैं बेटा, ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी अगर इसके लिए हम फार्मूला लिखना चाहते हैं तो नोटेशन इसका म्यू है, इज इक्वल टू ड्रिफ्ट स्पीड अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस इज द फार्मूला बाय इट्स डेफिनेशन। अब इसके लिए दूसरा फार्मूला कैसे डिराइव करें, तो ड्रिफ्ट स्पीड क्या होता है, इसके लिए फार्मूला हम लोगों ने क्या लिखा था, ड्रिफ्ट स्पीड इज इक्वल टू स्मॉल ई, यानी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। बेसिकली हम लोग कंडक्टर के केस में, सॉलिड्स के केस में कर रहे हैं ये फार्मूला, इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपॉन एम इनटू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इधर लेते हैं। सो ड्रिफ्ट स्पीड अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम। एंड व्हाट इज दिस, मोबिलिटी। सो मोबिलिटी इज इक्वल टू स्मॉल e टाउ एवरेज बाय m। So this is a स्केलर क्वांटिटी। इसका यूनिट या डायमेंशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो राइट साइड से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हो गया, चार्ज का यूनिट क्या होगा भाई, कूलम सेकेंड पर केजी। सो इट्स यूनिट इज कूलम सेकेंड पर केजी। यहां से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ये मीटर पर सेकेंड हो जाएगा और ये वोल्ट पर मीटर हो जाएगा, तो वहां से भी इसके यूनिट को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिकली इसका ज्यादा यूज सेमीकंडक्टर में आता है, तो जब हम वहां पे जाएंगे तो इसके बारे में और भी चीजें पढ़ेंगे। यहाँ केवल करंट इलेक्ट्रिसिटी में इसका डेफिनेशन है।
क्योंकि ये सिंपल फार्मूला बेटा, इसलिए इस पे बेस्ड कोई न्यूमेरिकल नहीं करा रहे हैं। वो आप फार्मूला याद होगा तो आसानी से खुद भी कर सकते हैं। चलो भाई, तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम आते हैं रेजिस्टेंस। बेसिकली रेजिस्टेंस है क्या? सपोज करो ये कोई वायर है और इसको हमने एक सेल से कनेक्ट कर दिया। तो पहले रेजिस्टेंस है क्या बेटा और डेवलप कैसे होता है, इसको माइक्रोस्कोपिक स्केल पे हम समझाएंगे, फिर इसके लिए फार्मूला डिराइव करेंगे। सो इट इज कनेक्टेड विद सेल। एक सेल से हमने कनेक्ट कर दिया, तो इसमें ढेर सारे आयंस होंगे, क्योंकि अगर ये कंडक्टर है तो क्या होगा कि हर एक एटम अपना कम से कम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड फिक्स्ड पार्टिकल हो गया, यानी आयंस हो गया। अच्छा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो ये जो गैप है इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर रहे होंगे। सो ये हम इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहे हैं, इस तरीके से फ्रीली मूव कर रहे हैं। किस डायरेक्शन में मूव करेंगे? तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, क्योंकि हमने इधर हाई वोल्टेज लगाया, इधर लो वोल्टेज लगाया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में डेवलप होगा। इसलिए ये सारे पार्टिकल ड्रिफ्ट स्पीड से इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। अब जैसा फिगर से क्लियर है, बेसिकली केवल ऐसा नहीं बेटा कि ऐसे स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे होंगे, इसके साथ साथ इनके ऊपर इनका रैंडम मोशन भी होगा, क्योंकि इनका कंटिन्यूअस कोलिजन हो रहा होगा आयंस के साथ, और खुद में भी कोलिजन हो रहा होगा। तो जब ये आयन के साथ कोलाइड करते हैं तो होता क्या है कि आयन का वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है, यानी ये सेल इनको एनर्जी दे रहा है और इसके वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है। लेकिन हर एक कोलिजन में ये कुछ न कुछ काइनेटिक एनर्जी अपना लूज कर देते हैं, और वो एनर्जी अल्टीमेटली किसको मिलता है? जो आयंस, फिक्स्ड आयंस दिखाए, उनको वो एनर्जी मिलता है। तो आयंस का वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है, और इस तरीके से वायर में हीट डेवलप होगा और वायर का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है अपनी एनर्जी लूज कर रहे हैं। तो इसी चीज को हम रेजिस्टेंस कह रहे हैं। अगर ये आयंस नहीं होते तो ये फ्रीली मूव कर रहे होते, कहीं कोई हिंड्रेंस नहीं होता, और इनकी काइनेटिक एनर्जी कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रही होती सोर्स ऑफ सप्लाई से, या फिर अगर सोर्स ऑफ सप्लाई हम हटा देते तो उसी कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे होते। यानी ये जो काइनेटिक एनर्जी लूज कर रहा है ड्यू टू कोलिजन, इसी को माइक्रोस्कोपिक स्केल पे हम रेजिस्टेंस कह रहे हैं। और रेजिस्टेंस कौन ऑफर कर रहा? आयंस, जो फिक्स्ड आयंस है, क्योंकि ड्यूरिंग कोलिजन वो काइनेटिक एनर्जी ले रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रहा है। इस तरीके से उनके फ्रीली मूवमेंट में एक हिंड्रेंस प्रोड्यूस हो रहा है, एक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहा है। रेजिस्ट करना यानी अपोज करना। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को ये आयंस क्या कर रहा है? उनके फ्री इलेक्ट्रॉन के मोशन को अपोज कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है। उनके इस प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस कहते हैं। अब ये रेजिस्टेंस मेजर कैसे करें? किसी भी कंडक्टर का, किसी भी रेजिस्टर का जो भी मटेरियल रेजिस्टेंस शो करता है बेटा, उसको हम क्या कहेंगे? रेजिस्टर। कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम होगा, सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस उससे ज्यादा होगा, इंसुलेटर्स का रेजिस्टेंस बहुत लार्ज होगा, फ्री स्पेस का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, क्योंकि उसमें करंट फ्लो नहीं कर सकता, कहीं कोई फ्री चार्ज नहीं है। अब इस रेजिस्टेंस के फार्मूला को डिराइव करने के लिए पहले डिफाइन करते हैं व्हाट इज रेजिस्टेंस।
So resistance is defined as the ratio of potential difference applied across resistor or wire or device and corresponding current flowing through it. Flowing through it यानी किसी भी वायर का या किसी भी रेजिस्टर का या किसी भी डिवाइस का रेजिस्टेंस मेजर करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसके अक्रॉस सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस लगा देते हैं और फिर क्या करते हैं, उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है उसको हम मेजर कर लेते हैं। तो इसी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के रेशियो को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। सो रेजिस्टेंस को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं बेटा, और इसका फार्मूला हो गया V अपॉन I। फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस इज V अपॉन I। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है और इस ओम को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू, अगर देखना चाहें कि 1 ओम होगा क्या, बिकॉज यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, तो 1 ओम है क्या, व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट is applied across a resistor and current flowing through it is 1 ampere, then its resistance is 1 ohm। यानी 1 ओम को हम क्या कर सकते हैं, 1 वोल्ट पर एम्पियर। सो 1 ओम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, 1 वोल्ट पर एम्पियर। क्या डिफिनेशन हुआ 1 ओम का, अगर किसी रेजिस्टर के क्रॉस हम 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं और उसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, तो हम ये कहेंगे कि उस वायर का रेजिस्टेंस कितना भाई, 1 ओम है। सो दिस इज रेजिस्टेंस। अच्छा, अब इस यहां से एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल बन रहा है बेटा, अगर हम वोल्टेज डबल कर दें तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। नेचुरली आपके दिमाग में आ रहा होगा डबल हो जाएगा, करंट हाफ कर दें तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, रेजिस्टेंस इस तरीके से डिफाइन किया गया, लेकिन रेजिस्टेंस किसी मटेरियल का पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पे डिपेंड नहीं करता है, ऐसा अभी हम मान के चले, इन जनरल यही कहेंगे। तो अब रेजिस्टेंस उस मटेरियल के प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है बेटा, उस मटेरियल के प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस को हमने इस तरीके से डिफाइन किया है, ये एक मेजरिंग टूल है रेजिस्टेंस का, यानी हम लैब के अंदर किसी भी रेजिस्टर का रेजिस्टेंस मेजर करना होगा तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे। अब एक्चुअल आंसर क्या होगा, जब हमने क्वेश्चन अभी पूछा था कि अगर वोल्टेज डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा।
रेजिस्टेंस विल रिमेन सेम, वो वही रहेगा। तो होगा क्या, करंट डबल हो जाएगा। अगर इसको डबल करोगे तो ये डबल हो जाएगा, करंट को हाफ करोगे वोल्टेज हाफ हो जाएगा, यानी रेजिस्टेंस वही रहेगा। रेजिस्टेंस मटेरियल के नेचर, उसके प्रॉपर्टी और उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। आगे हम वही फार्मूला डेराइव करेंगे। सो देखते हैं क्या है भाई रेजिस्टेंस का फार्मूला। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बेटा, एक करंट के लिए फार्मूला डिराइव किया था, करंट और ड्रिफ्ट स्पीड के बीच में रिलेशन। I इज इक्वल टू NE VDA। अच्छा, हमको V अपॉन I निकालना है, इसलिए हमने इस फार्मूले को चूज किया। अब इसमें V यानी पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लाए, तो I इज इक्वल टू NE VD क्या हो जाएगा भाई, स्मॉल e कैपिटल E अपॉन M इंटू टाउ, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम इंटू A। तो ये हो गया N E स्क्वायर टाउ अपॉन M इंटू E इंटू A। लास्ट क्लास में हमने ये भी कहा था बेटा कि E को क्या लिख सकते हैं, V अपॉन L, जहां पे V क्या है, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, L क्या है, लेंथ ऑफ वायर। सो इट इज NE स्क्वायर टाउ अपॉन M इंटू V अपॉन L इंटू A इज इक्वल टू I। अब यहां से हम V अपॉन I निकाल लें, तो V अपॉन I इज इक्वल टू M अपॉन N E स्क्वायर टाउ इंटू L बाई A। Now by definition V upon I is resistance, so इसको कैपिटल R लिख देते हैं। कैपिटल R इज इक्वल टू M अपॉन N E स्क्वायर टाउ इंटू L अपॉन A। अब ये वाला टर्म देखें बेटा जो ब्रैकेट में लिखा है, तो अब रेजिस्टेंस किसी रेजिस्टर का या वायर का है क्या, तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, यानी कुछ मटेरियल में गिवन टेम्परेचर पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कम होगा, किसी में ज्यादा होगा, तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। अच्छा, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे भाई, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। ये हमेशा ध्यान रखना, किसके केस में, कंडक्टर के केस में भी, इंसुलेटर के केस में भी, सेमीकंडक्टर के केस में भी, इन सारे केसेस में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। टाउ एवरेज इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या है, एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा होता है बेटा कंडक्टर के अंदर, तो ये अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन पे चल रहा होता है अगर हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे तो ये भी एक अपने में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, उस केस में स्ट्रेट लाइन पे मूव नहीं करेगा। लेकिन दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का जो टाइम इंटरवल है
उसी को हम कहते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। इसको आगे कहीं न कहीं हम फिर से डिटेल में डिस्कस करेंगे जब डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। तो ये सारा चीज जो हम देखें तो ये क्या है भाई, मटेरियल की प्रॉपर्टी। ब्रैकेट में जो लिखा वो मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है यानी मटेरियल का शेप कुछ भी हो, मटेरियल का साइज कुछ भी हो, ये चीज कांस्टेंट रहने वाला है अगर उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ये चेंज करेगा। बाकी ये डायमेंशन है उस मटेरियल का, यानी उस वायर का लेंथ और उस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो चूंकि ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है इसलिए इसको एक नया नोटेशन दे दिया, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। सो दिस इज फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया बेटा। ये क्या हो गया, लेंथ ऑफ वायर। ये क्या हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर। ये जो नया नोटेशन दिया बेसिकली है ये टर्म। अब इस टर्म को फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम इसको कैसे कर सकते हैं भाई, हम तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम काउंट नहीं करने जा रहे हैं। हमको चार्ज इन इलेक्ट्रॉन पता है, मास इन इलेक्ट्रॉन पता, लेकिन एन और टाउ दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू फाइंड आउट फिजिकली। ऐसा हम नहीं कर सकते क्योंकि ये क्वांटिटी बहुत लार्ज है, ये क्वांटिटी बहुत ही स्मॉल है। लेकिन हाँ, हमको ये पता कि ये जो क्वांटिटी होगा ये कांस्टेंट होगा गिवन टेम्परेचर पे। उस कांस्टेंट को हमने रो नाम दे दिया और इस रो को क्या कहते हैं बेटा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। सो दिस रो इज m अपॉन n e स्क्वायर टाउ। क्या नाम है इसका भाई, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। अब इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो हम यहां से नहीं फाइंड आउट करने जा रहे हैं, हम यहीं से इसको फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि R को हम V अपॉन I से मेजर कर सकते हैं। भाई किसी भी वायर का रेजिस्टेंस निकालना तो हम V अपॉन I से इसको निकाल सकते हैं। अच्छा, L डायमेंशन उसका लेंथ मेजर कर सकते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया मेजर कर सकते हैं, तो हमको रो मिल जाएगा। तो रो हम यहां से डिफाइन करेंगे बेटा, इसी फॉर्मूले से डिफाइन करेंगे। तो रो इज इक्वल टू क्या हुआ, यहां से हम देखें तो रो इज इक्वल टू R इंटू A बाई L। यानी अब हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे उसकी बात कर रहे हैं। तो इसको इस साइड में हम डिफाइन कर देते हैं बेटा। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस, तो इसको हम यहां लिखते हैं रेजिस्टिविटी। सिंबल इसका रो हो गया। तो रेजिस्टिविटी ऑफ अ material is defined as resistance
of wire of unit length and unit cross sectional area of that material. तो देखें भाई डेफिनेशन सही है। यहां से पहले देखो बेटा रो क्या होगा, अगर जिस मटेरियल का रो निकालना है, यानी सपोज करो हमको कॉपर का रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, कॉपर का एक वायर लेंगे यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया का और यूनिट लेंथ का, उसी का रेजिस्टेंस जो होगा वो उसका रेजिस्टिविटी हो गया। और रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, V अपॉन I से, यानी उस वायर पे यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया का और यूनिट लेंथ का एक कॉपर वायर ले लिए, उस पे हमने वोल्टमीटर लगा दिया पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, और एमीटर लगा दिया करंट मेजर करने के लिए, एक सेल लगा दिया, पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश हो गया, करंट फ्लो करने लगा, V अपॉन I से R निकाल के यहाँ पे हम पुट कर देंगे, और ये दोनों 1 लिया है तो रो इक्वल टू R के इक्वल हो जाएगा। वही यहाँ पे डिफाइन किया है, रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस, इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस। ये स्पेलिंग गलत हो गया बेटा, ये क्या लिखा है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दैट मटेरियल, यानी ये वायर है वो उसी मटेरियल का होना चाहिए। अब यहां से यूनिट हम देखें तो क्या होगा बेटा, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या ओम है, एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर, तो इसका यूनिट हो जाएगा, इट्स यूनिट इज ओम मीटर। ये ध्यान रखना बेटा, ओम मीटर ऐसे लिखेंगे, आप बीच में डैश भी लगा सकते हो, ऐसे नहीं लिखना, क्योंकि जब ऐसे लिखोगे बेटा तो ये मिली ओम पढ़ा जाएगा, मिली ओम यानी 10 टू द पावर -3 ओम, तो ऐसे कभी नहीं लिखोगे, हम ऐसे ही लिखेंगे ओम मीटर, मीटर ओम नहीं लिखेंगे क्योंकि वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, ये मिली ओम का सिंबल है। सो दिस इज रेजिस्टिविटी, ये रेजिस्टिविटी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, और भी फिजिकल क्वांटिटीज है जिनको हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे बेटा, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। तो रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला हो गया भाई, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L अपॉन A। रेजिस्टिविटी हमने डिफाइन कर दिया, रेजिस्टिविटी क्या है, उसका यूनिट क्या है वो भी डिफाइन कर दिया। अब नेक्स्ट डेफिनेशन लिखो, कंडक्टेंस। सो कंडक्टेंस कैसे डिफाइन करते बेटा, तो ये छोटे छोटे डिफिनेशन है, शॉर्ट में हम समझा दे रहे हैं। कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को हम कंडक्टेंस कहते हैं। नोटेशन इसका, सिंबल इसका कैपिटल G है, इज इक्वल टू 1/R।
अब आर का ये फार्मूला ये यूज कर सकते हैं या फिर आर निकाल के फिर यहां पे पुट कर दे तो हमको कंडक्टेंस मिल जाएगा। यूनिट क्या इसका होगा बेटा, पर ओम या फिर ओम टू द पावर -1 दूसरा यूनिट, या फिर मो MHO, इसी स्पेलिंग को उल्टा लिख दो MHO मो, क्योंकि ये इनवर्स है तो शायद वहां से ये चीज क्वाइन किया गया है कि इनवर्स है तो इसका इनवर्स यहां से ले लिया तो इट्स यूनिट इज मो। देन फोर्थ यूनिट इसका है सीमेन, इट इज सीमेंस। सो दीज आर द 4 यूनिट्स और ये सारे यूनिट सेम है बेटा, ऐसा नहीं कि इनके में कोई और रिलेशन है। 1 per ohm is equal to 1 mho is equal to 1 Siemens। अब नेक्स्ट डिफिनीशन पे आते हैं, कंडक्टिविटी। ये तो कंडक्टेंस हो गया, कंडक्टिविटी जैसे रेजिस्टिविटी, बाय रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस, तो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी। सो नेक्स्ट डिफिनीशन लिखो, कंडक्टिविटी। इसी को हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं बेटा, कंडक्टिविटी को स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं और इसका नोटेशन सिंबल सिग्मा है। दिस इज सिग्मा, यानी ऐसे लिख दें सिग्मा, तो उसको सिग्मा पढ़ते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं, it is defined as reciprocal of resistivity तो रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल को कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। फॉर्मूला हो गया सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ। अब यूनिट क्या होगा इसका, तो इसका यूनिट ओम मीटर है, तो इसका यूनिट हो जाएगा बेटा पर ओम पर मीटर, या फिर मो पर मीटर, या फिर सीमेंस पर मीटर, ये इसका यूनिट हो गया। तो ये डिफिनीशंस हो गए। अब रेजिस्टेंस के डिफरेंट फॉर्मूले पे आते हैं बेटा, यानी बेसिकली जो क्वेश्चंस बनते हैं वो R इज इक्वल टू रो L बाई A पे ही बनता है, लेकिन इसको डिफरेंट फॉर्म में लिखा जा सकता है। वो डिफरेंट फॉर्म्स क्या क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा और टॉपिक डिस्कस करना चाहेंगे बेटा। बेसिकली ये जो रेजिस्टेंस हमने पढ़ा है, ये रेजिस्टेंस उन कंडक्टर्स का बेटा जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। अगर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं तो फिर इस रेजिस्टेंस का नाम कुछ अलग रख देते हैं, यानी इसको स्टैटिक रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, स्टैटिक रेजिस्टेंस। स्टैटिक रेजिस्टेंस अब क्या है ये स्टैटिक रेजिस्टेंस, जैसे हम वी आई ग्राफ ड्रॉ करें,
तो जो ओमिक कंडक्टर बेटा उनका वीआई ग्राफ क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, यहां पे हम वी ले रहे हैं वाई एक्सिस पे और यहां पे आई हम ले रहे हैं, तो इस एंगल को हम थीटा सपोज कर लें। रेजिस्टेंस क्या है, R इज इक्वल टू V अपॉन I, ये डिफिनेशन है, वहीं से इसको डिराइव किया है। इज इक्वल टू, फर्दर हम देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। यहां से कहीं पे किसी भाई यहां पे 0 है, यहां पे ये पॉइंट ले लो, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस V, करंट फ्लोइंग I, सो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंड दैट इज V अपॉन I, तो इसको हम tan थीटा भी लिख सकते हैं, यानी R इज इक्वल टू स्लोप ऑफ VI ग्राफ। तो जनरली हम इसको VI ग्राफ, चूंकि बुक में ऐसे लिखा होता है बेटा इसलिए हमने बोल दिया स्लोप ऑफ VI ग्राफ, लेकिन इसको एक्चुअली कहना चाहिए V यहां पे लेना चाहिए, I यहां पे लेना चाहिए, तो ये नहीं होगा। यहां पे जो VI ग्राफ हम बोल रहे हैं ये आपको दिमाग में रखना है कि V कहां पे है भाई, Y एक्सिस पे है और I X एक्सिस पे है। उस केस में स्लोप ऑफ VI ग्राफ निकालेंगे, यानी tan थीटा that will be equal to resistance। इसी को हम स्टैटिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। कैसे, अब दूसरा केस देखो बेटा, सपोज करो नॉन ओमिक कंडक्टर ले लें और किसी नॉन ओमिक कंडक्टर का जो VI ग्राफ है वो कुछ इस टाइप का है। अब भाई ये तो मीनिंगलेस हो गया ना, क्योंकि V और I स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा, VI का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा, तो उस केस में हम रेजिस्टेंस दो अलग अलग निकालते बेटा, एक R स्टैटिक और जो कि V अपॉन I है, और दूसरा डायनामिक रेजिस्टेंस R डायनामिक। क्या पढ़ते हैं इसको भाई, डायनामिक रेजिस्टेंस, ये नोट कर लेना बेटा। सो दिस इज नोन एज डायनामिक रेजिस्टेंस। सो डायनामिक रेजिस्टेंस कैसे हम डिफाइन करते हैं, dV बाई DI, यानी स्लोप ऑफ ग्राफ यहां पे भी है, लेकिन वो रेजिस्टेंस अलग अलग पॉइंट पे हम देखें तो अलग अलग है, यानी डायनेमिक रेजिस्टेंस V या I पे डिपेंड करेगा। स्टैटिक रेजिस्टेंस यहाँ पे V और I पे डिपेंड नहीं कर रहा, किसके लिए, जो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पे सपोज कर लो, हम यहाँ पे देखिए बेटा इस पॉइंट पे हमको स्टैटिक रेजिस्टेंस निकालना है। सपोज कर लो इस पॉइंट पे हमको स्टैटिक रेजिस्टेंस निकालना है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहां से इसको ऐसे मिला दिया, ये एंगल थीटा है, सो R स्टैटिक इज इक्वल टू V अपॉन I इज इक्वल टू, ये देखो ये हो गया V भाई, ये हो गया V और ये हो गया I, यानी स्लोप ऑफ दिस कॉर्ड, ये वाला स्लोप बेटा निकालना, ये ध्यान रखना। O ये पॉइंट P कर दे, तो पॉइंट OP का स्लोप निकालना हमको, स्लोप ऑफ कॉर्ड, कौन सा कॉर्ड बेटा, जो ओरिजिन से लेके उस पॉइंट तक जा रहा है। लेकिन यहां पे अगर डायनामिक रेजिस्टेंस निकालें
जो कि ज्यादा मीनिंगफुल है। ज्यादा मीनिंगफुल इसलिए बेटा क्योंकि वो दिखा रहा है कि अगर थोड़ा सा वोल्टेज चेंज करेंगे तो करंट कितना चेंज करेगा। बेसिकली इसी को डिफरेंशिएट कर दे, इसको लिख दे V इक्वल टू आई आर, डिफरेंशिएट कर दे तो dV इक्वल टू डी आई इंटू आर, तो R इक्वल टू dV अपॉन डी आई हो गया। तो अब वो डायनामिक रेजिस्टेंस जो हमने कहा कि ज्यादा मीनिंगफुल है वो हम कैसे निकालेंगे, तो वो हम एक स्मॉल दिखा रहे ऐसे ले लें। तो इस केस में ये जो स्लोप देगा बेटा ये डायनामिक रेजिस्टेंस देगा। ये स्लोप क्या देगा? डायनामिक रेजिस्टेंस देगा। अगर इस स्लोप को फाइंड आउट करें, यहां पे दिखा तो ये ऐसे आएगा। तो यहां पे स्लोप आपको इस एंगल को हम थीटा करें, यहां पे स्लोप पॉजिटिव दिख रहा है यानी रेजिस्टेंस पॉजिटिव होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे करंट इंक्रीज कर रहा है। यहां पे हम देखें बेटा वोल्टेज डिक्रीज कर रहा है तब करंट इंक्रीज कर रहा है। भाई यहां से यहां जाने तो क्या हो रहा है, वोल्टेज डिक्रीज कर रहा है तो करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे जो स्लोप भी है वो निगेटिव है बेटा, और इसको हम क्या कहेंगे, निगेटिव रेजिस्टेंस। यहाँ पे निगेटिव रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे पॉजिटिव रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। ये पॉइंट हमने दूर दूर लिया हुआ है, तो अगर इसको टेंड्स टू जीरो कर दे, ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के बहुत नजदीक हो, तो ये dV अपॉन डी आई हो जाएगा, यानी ये डायनामिक रेजिस्टेंस होगा। इसका मतलब कि वी आई ग्राफ पे किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट का स्लोप है वो क्या देगा बेटा, डायनामिक रेजिस्टेंस। कॉर्ड का स्लोप स्टैटिक रेजिस्टेंस देगा। डायनामिक रेजिस्टेंस क्या होगा, आर डायनामिक is equal to slope of tangent of VI graph। VI ग्राफ V किस एक्सिस पे बेटा, Y एक्सिस पे, I X एक्सिस पे। उस केस में हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये डायनामिक रेजिस्टेंस देगा। तो रेजिस्टेंस में ये दो पॉइंट हमको समझाना था, स्टैटिक रेजिस्टेंस और डायनामिक रेजिस्टेंस क्या होता है। जो कंडक्टर्स ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं या जो मटेरियल्स ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, वहां पे स्टैटिक रेजिस्टेंस और डायनामिक रेजिस्टेंस सेम होता बेटा, यानी उनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि स्लोप स्ट्रेट लाइन का क्या होगा, हर जगह कांस्टेंट होगा। लेकिन अगर नॉन ओमिक कंडक्टर है तो उसमें स्टैटिक रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे ये हमने समझाया। जो कि लेस मीनिंगफुल है, मोर मीनिंगफुल है उसका डायनामिक रेजिस्टेंस, यानी सर्टेन पॉइंट पे वोल्टेज के साथ कैसे करंट वेरी कर रहा है, तो वो स्लोप होगा टेंजेंट का, वीआई ग्राफ का टेंजेंट का स्लोप होगा। अब रेजिस्टेंस का भी हमने बताया था आर इक्वल टू रो एल बाई ए। इसके डिफरेंट फॉर्म्स को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले एक और टॉपिक डिस्कस कर लेते बेटा, इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। क्योंकि ये छोटा टॉपिक है तो इसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। या इसको कह सकते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, यानी एक स्मॉल स्केल पे ओम्स लॉ क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। फॉर्म ऑफ
ओम्स लॉ। माइक्रोस्कोपिक स्केल का मतलब क्या बेटा, स्मॉल स्केल पे चले जाए, यानी एटॉमिक स्केल पे चले जाए, पार्टिकल लेवल पे चले जाए, तो वहां पे ओम्स लॉ को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसी को इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ अगर हम देखें बेटा, तो अभी हमने देखा V अपॉन I इज इक्वल टू कांस्टेंट, यही पढ़ा था। अच्छा, फिर आगे हमने पढ़ा कि V अपॉन I इज इक्वल टू R। ये जो कांस्टेंट वो यही वाला R बेटा, क्योंकि ओम्स लॉ का डेरिवेशन जब हमने कराया था तो V अपॉन I क्या दिखा था, और रेजिस्टेंस को डिफाइन किया था तो V अपॉन I इज इक्वल टू अल्टीमेटली क्या आया था, दोनों एक ही चीज था, यानी V अपॉन I इज इक्वल टू R। यहां से हम स्टार्ट करते हैं बेटा, तो R को हम क्या लिख सकते हैं, रो L अपॉन A। अब इस टर्म को हम बेटा इधर लेते हैं, तो ये हो गया V अपॉन I इंटू A अपॉन L इज इक्वल टू रो। अगेन हम यहां से क्या लिख सकते हैं, V अपॉन L होल अपॉन I अपॉन A इज इक्वल टू रो। V अपॉन L क्या हो गया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अपॉन I अपॉन A क्या हो गया, करंट डेंसिटी, इज इक्वल टू रो। So this is equivalent form of Ohm's law। यहां पे V अपॉन I इज इक्वल टू कांस्टेंट, यहां पे E अपॉन J इज इक्वल टू रो, एंड दैट रो इज कांस्टेंट। वो हमने आपको पहले ही बताया था कि रो क्या है बेटा, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, उसके डायमेंशन का प्रॉपर्टी नहीं है, मटेरियल और उसके टेम्परेचर का। और ओम्स लॉ में हमने कैसे डिफाइन किया था, ओम्स लॉ कंडीशन एक था, इफ टेम्परेचर एंड स्ट्रेन रिमेन्स कांस्टेंट, तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो उस मटेरियल का रो कांस्टेंट होगा, यानी E अपॉन J इज इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। सो दिस इज ओम्स लॉ। इसी को एक और तरीके से हम लिख सकते हैं, ये E इज इक्वल टू रो इंटू करंट डेंसिटी, या करंट डेंसिटी इज इक्वल टू 1 बाई या E बाई रो, और E बाई रो को 1 बाई रो को क्या लिख सकते हैं बेटा, सिग्मा इंटू E, यानी करंट डेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E। तो इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है ओम्स लॉ को। सो ये थियरी आज हम लोगों ने डिस्कस किया बेटा। अब रेजिस्टेंस के फॉर्मूले को हम डिस्कस करते हैं, जो डिफरेंट फॉर्म है, और उसके बाद क्लास का एंड करेंगे बेटा। नेक्स्ट टर्न हम लोग ओम रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। क्या डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं रेजिस्टेंस आर के फॉर्मूले के, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। यहां से हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, किसी दो वायर का रेजिस्टेंस कंपेयर करना, यानी दो वायर के रेजिस्टेंस का रेशियो निकालना बेटा, ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं अगर दो अलग अलग वायर के रेजिस्टेंस का रेशियो फाइंड आउट करना है, या एक का रेजिस्टेंस दिया दूसरे का निकालना, तो यहां से इसको हम यूज कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि सेम वायर है उसको स्ट्रेच कर दिया, यानी वायर को हमने क्या कर दिया बेटा, खींच दिया, स्ट्रेच कर दिया, या रॉड है उसको कंप्रेस कर दिया। अब उस केस में ये फार्मूला अगर इस फॉर्म में यूज करोगे तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि मान लो लेंथ हमने स्ट्रेच करके खींच के लेंथ डबल कर दिया, तो लेंथ डबल कर दिया,
क्रॉस सेक्शनल एरिया वही नहीं रहेगा, ये भी चेंज कर जाएगा। बेसिकली वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। क्या कांस्टेंट होगा बेटा? वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, तो लेंथ डबल करोगे तो एरिया हाफ हो जाएगा। तो यानी दो दो वेरिएबल होंगे। अगर सेम वायर को हम स्ट्रेच कर रहे हैं या रॉड है उसको कंप्रेस कर रहे हैं, तब ये फार्मूला एडवाइजेबल नहीं है करने के लिए। यहां से भी आ सकता है, यहां से भी कर सकते हो, लेकिन फिर ये दोनों वेरी करेगा, इसको कंसीडर करना पड़ेगा बेटा। अगर थोड़ा सा भी भूल चूक हो गया तो ये आंसर गलत जाएगा। तो उस केस में, स्ट्रेचिंग के केस में स्पेशली हम लिख रहे हैं, इन द केस of stretching of a wire or conductor or resistor, स्ट्रेचिंग या कॉम्प्रेस करें, दोनों केस के लिए अप्लाई होगा। तो उस केस में ऐसे ना लिख के हम कैसे लिखेंगे बेटा? R इज इक्वल टू रो। अच्छा, अब यहां हम दिखा रहे कैसे लिखेंगे। तो R इज इक्वल टू रो L बाई ए। अगर L से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो गया? रो L स्क्वायर बाई ए इंटू एल क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा उस वायर का। तो रो एल स्क्वायर बाई वी। अगर स्ट्रेचिंग में ये दे रहा है कि लेंथ चेंज कर दिया, तब ये वाला फार्मूला चेंज करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। वायर का वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। अब दे रहा लेंथ चेंज कर रहा, तो बेटा ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। अच्छा, इसी को एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए है। हमने क्या किया? ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये क्या हो गया? रो वी, कैपिटल वी वॉल्यूम है बेटा, ये ध्यान रखना, अपॉन ए स्क्वायर। तो इसी का दूसरा फॉर्म हो गया, आर इज इक्वल टू रो वी अपॉन ए स्क्वायर। अगर ये दे रहा है कि वायर को हमने स्ट्रेच किया या कोई रॉड है उसको कॉम्प्रेस किया और उसका एरिया चेंज कर गया, तब ये फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, अगर रेडियस का रहा चेंज कर गया, रेडियस का चेंज दिया है, तब हम कैसे लिखेंगे? रो इंटू वी। एरिया क्या होगा बेटा? हम मान ले रहे हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कुलर है, यानी पाई आर स्क्वायर। वैसे वो किसी भी शेप का हो सकता है, पैरेललोपाइप टाइप का वायर या रॉड हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम डायमेंशंस को पुट करेंगे। यहां हम सर्कुलर क्रॉस सेक्शन मान के पुट कर रहे हैं, तो पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4। यहाँ पे आर रेडियस है, कैपिटल आर रेजिस्टेंस है। तो स्ट्रेचिंग के केस में हम ये फार्मूला यूज करेंगे बेटा। इसको हम नहीं यूज करेंगे क्योंकि इसमें एल और ए दोनों चेंज कर रहा है, वो ज्यादा कंफ्यूजिंग है। ये ज्यादा स्ट्रेट फॉर्म है क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल मिलेगा। लेंथ अगर वेरी कर रहा तो ये फार्मूला, क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी कर रहा तो ये फार्मूला, रेडियस वेरी कर रहा तो ये फार्मूला। सो लेट अस एंड द क्लास टुडे। वी विल मीट अगेन on next turn. Till then, stay healthy, stay focused. Sayonara, Godspeed, and bon voyage.